नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से। ऊंचाहार विधानसभा आप जानते हैं क्यों सुर्खियों, और आजकल जो सुर्खियों में है इसकी वजह सबसे बड़ी है वो है मनोज पांडे, जो यहाँ के लगातार 3 बार से विधायक। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई यह सीट जटिल जातिगत और सियासी गणितों के लिए जानी जाती है। मनोज पांडे ने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार इस विधानसभा पर फतेह हासिल की। हर बार उनके जीत का अंतर बढ़ता गया, लेकिन इस बार चर्चा उनकी जीत से ज्यादा उनके सियासी चाल और बदले हुए समीकरणों की। आइए ऊंचाहार की इस रोमांचक सियासी कहानी को करीब से देखें। लगातार विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने 2012 में ऊंचाहार से पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन यह जीत मामूली अंतर वाली थी। 2017 में उनकी जीत का अंतर बढ़ गया और 2022 में यह और भी मजबूत। उनकी सियासी यात्रा प्रभावशाली रही है। वो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री रहे। 2022 में समाजवादी पार्टी ने उनको विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया, लेकिन 2023 में राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने एक ऐसी चाल चल दी जिसने सब कुछ चौंका। 2023 के राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर बीजेपी के उम्मीदवार को, और इस क्रॉस वोटिंग ने न केवल सपा को बड़ा झटका दिया, बल्कि उनकी बगावत ने ऊंचाहार की सियासत, रायबरेली की सियासत को एक नया मोड़। पार्टी का वो ब्राह्मण चेहरा थे, लिहाजा ब्राह्मण राजनीति को भी समाजवादी पार्टी में झटका। इसके पीछे वजह बताई जाती है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ उनकी पुरानी अदावत। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे 2012-17 के चुनाव में मनोज पांडे के खिलाफ मैदान। उत्कर्ष कभी बसपा के उम्मीदवार के तौर पर तो कभी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन जीत अंत में मनोज पांडे। 2022 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और पार्टी में उनका कद बढ़ा, वो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। चुनाव वो हार गए, बावजूद इसके पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, तो मनोज पांडे के लिए असहज स्थिति। हालांकि उन्हें पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने इस आग में घी डालने, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माण ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया, और इन सब का नतीजा मिलजुल कर मनोज पांडे की सियासत। मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। उनके साथ 2 अन्य विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह को भी बगावत देखनी पड़ी। बगावत की उन लोगों ने और उनको पार्टी से धीरे धीरे किनारे। अब ऊंचाहार की सियासत को समझने के लिए यहाँ के जातिगत समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। और यहाँ 3,24,715 मतदाता हैं जो अब तक की सूची। और जातिगत आंकड़ों की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पासी यादव मतदाता, जो चुनाव में जीत हार के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते। आंकड़ों की माने तो 64,000 पासी समाज के, 42,000 यादव समाज के, 40,000 ब्राह्मण समाज के, 36,000 छत्री, 25,000 मौर्य और 18,000 मुस्लिम मतदाता। और यहीं पर एक इक्वेशन मनोज के पक्ष में काम करता है। अब मनोज का झुकाव बीजेपी की तरफ, और कहा जा रहा है कि उन्हें योगी सरकार में मंत्री पद भी मिल सकता है। लेकिन रायबरेली में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से काफी कमजोर रहा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो। और ऐसे में बीजेपी के लिए गांधी परिवार के गढ़ में एक ब्राह्मण चेहरा जोड़ना रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में चुनौतियां भी कम नहीं, और उन चुनौतियों के बीच में खड़े हैं मनोज पांडे। रायबरेली में पहले से ही बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह, जो वर्तमान सरकार में एमएलसी भी है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं, और उनका अपना रसूख भी उस इलाके में। मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह के बीच रिश्ते दशकों से अच्छे नहीं, सामान्य भी नहीं। इसके अलावा रायबरेली सदर की सीट से बीजेपी की विधायक हैं अदिति सिंह। उनके परिवार, उनके पिता अखिलेश सिंह से भी मनोज पांडे के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण। पर हाल में एक नई तस्वीर देखने को मिली। एक कार्यक्रम में अदिति सिंह और मनोज पांडे एक ही मंच पर दिखाई, जहां मनोज ने अदिति को सम्मानित भी किया। वो तस्वीरें वायरल, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई की। लेकिन इस आयोजन में दिनेश प्रताप सिंह की गैर मौजूदगी ने कई सवाल। तो क्या बीजेपी रायबरेली में एकजुट नहीं है?
रायबरेली की सियासत में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने नेताओं को एकजुट करना। दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह, मनोज पांडे, ये सब अपने अपने इनके खेमे हैं रायबरेली, ये कभी एकजुट नहीं रहे। अगर मनोज पांडे औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या इन तीनों को एक मंच पर लाने में बीजेपी लीडरशिप कामयाब हो पाएगी? ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल। और यहीं पर वो तमाम चुनौतियां शुरू होती हैं जो बीजेपी के लिए असल में रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर हैं और मनोज पांडे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी ऊंचाहार में अपनी खोई जमीन वापस लेना चाहती है। वो लगातार इस सीट पर जीती और इसके लिए सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जैसे ओबीसी नेता, जिनकी कुशवाहा, कश्यप, केवट, इन तमाम इलाकों में प्रभाव है, उन इलाकों में भेजे जा रहे हैं। सपा की रणनीति है कि बागी नेताओं के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारकर उनको उनके इलाकों में ही मार दीजिए। राकेश के खिलाफ मोनू सिंह, अभय सिंह के खिलाफ निषाद समुदाय के किसी बड़े नेता को, या फिर खब्बू तिवारी जैसे स्थानीय नेता जो पहले बीजेपी के साथ थे, समाजवादी पार्टी उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऊंचाहार की सियासत में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो वहां के जातिगत समीकरण। अब ऊंचाहार की सियासत में एक और नाम उभरा, वो था अमरपाल मौर्य का। अमरपाल मौर्य बीजेपी के उभरते हुए नेता हैं। 2022 में ऊंचाहार से चुनाव लड़े, लेकिन 5-6 हजार वोटों से वो चुनाव मनोज पांडे से हार गए। बाद में बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजा। वो पार्टी के प्रदेश संगठन के भी लगातार पदाधिकारी थे। आज वो बीजेपी के संगठन में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं और कुछ लोग उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए भी ले रहे हैं। बीजेपी उनमें अपना भविष्य देखती है। अमरपाल मौर्य का सियासी भविष्य उज्जवल माना जाता है और मनोज पांडे के साथ बागी हुए अन्य नेताओं की भी अपनी कहानी। अब अभय सिंह की कहानी देख लीजिए। अयोध्या में बाहुबल की छवि रखते हैं। पूजा पाल, जिन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बीजेपी बता रही है, और उनके भाषण अभी विधानसभा के अंदर काफी चर्चा में रहे और उसके बाद उनके कई सारे इंटरव्यूज भी आए और उसमें वो अखिलेश यादव और उनके पीडीए को निशाने पर मिले। पूजा पाल ने हाल में ही विधानसभा में जो अखिलेश यादव के खिलाफ तीखा भाषण दिया था, जिसके बाद उनका नाम भी बीजेपी में मंत्री पद के लिए उछला। लेकिन अब मनोज पांडे मंत्री बनेंगे कि पूजा पाल मंत्री बनेंगी कि अभय सिंह का रसूख बढ़ेगा, ये तो अभी आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। लेकिन 2 साल बाद भी अगर बहुत सारे वादे पूरे न हो और औपचारिक तौर पर आप पार्टी में भी ना शामिल हो तो फिर बहुत सारी चीजें दूसरे रूप में दिखाई देती है। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अदिति सिंह को भी प्रियंका ही सियासत में लेकर आई थी, बावजूद इसके कि उनके पिता अखिलेश सिंह से उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन 2022 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुए। उनके और मनोज पांडे के बीच हालिया तस्वीरें रायबरेली की सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ रही। लेकिन क्या यह नजदीकी बीजेपी को रायबरेली में एकजुट कर पाएगी, ये देखना बाकी है। रायबरेली और ऊंचाहार की सियासत समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी प्रभावित करती है। ऊंचाहार की सियासत इस समय कई सारे सवालों के घेरे में है। मनोज पांडे किस पार्टी की नैया पर सवार होंगे? बीजेपी उनको मंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी? सपा अपने बागियों को कैसे जवाब देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी गांधी परिवार के गढ़ में अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? इन सवालों के जवाब के लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ऊंचाहार की सियासत का ऊंट किस करवट बदलता है। ये कहानी केवल विधानसभा सीट की नहीं, बल्कि जातिगत गणित, सियासी वफादारी और पल पल बदलते सियासी समीकरणों की है। ऊंचाहार की सियासी जंग निश्चित रूप से देखने लायक होगी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।